हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञानपीठ पे। और आज के वीडियो पर हम देखने वाले आईसीएसई क्लास 10 फिजिक्स के अपने 8th चैप्टर, जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये चैप्टर काफ़ी लेंदी है, सो हमने इसे पार्ट पार्ट में डिवाइड कर रखा है। सो आज हम देखेंगे पहले पार्ट को। सो लेट्स बिगिन विद इट। सो पहले पार्ट में हमें पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, करंट, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज बताया गया, जो हमने 9 में पढ़ रखा है या फिर 8 में। तो यहाँ पर बताया कि जो टू लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं, ठीक है, ईच अदर, और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। और जो चार्ज का जो सिंबल है वो डिनोट किससे किया जाता है? कैपिटल क्यू से, या फिर स्मॉल क्यू से भी कर सकते हो, पर बेसिकली यहाँ पर कैपिटल क्यू को ज़्यादा मायने दिया जाता है। सो यही दिया कि 9 तक हमने ये पढ़ा था। अब देख लेते हैं चार्ज का यूनिट क्या होता है। तो चार्ज का यूनिट होता है कूलम, जो कि आपने 6-7 से पढ़ रखा है, जो आपको याद होगा। ठीक है, चार्ज का होता है कूलम। और उसके बाद क्या होता है, और स्मॉलर यूनिट्स आते हैं। ठीक है, पहले आता है मिली कूलम, जिसे हम एमसी से डिनोट कर सकते हैं। फिर आता है माइक्रो कूलम, जिसे हम म्यू और सी से डिनोट कर सकते हैं। और फिर आता है लास्ट में नैनो कूलम, जिसे हमें एन सी से डिनोट कर सकते हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ डेरिवेशन दिया है कि 1 माइक्रो कूलम इक्वल टू 10⁻⁻3। ठीक है, कूलम ये होता है। और 1 सॉरी यहाँ पर 1 मिली कूलम है, जो इक्वल टू है 10⁻⁻3 कूलम। और यहाँ पर 1 माइक्रो कूलम है, जो 10⁻⁻6 कूलम। और 1 नैनोमीटर, और वो 1 नैनो कूलम होता है 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, काफ़ी आसान सी चीज़ थी। अब बढ़ते असली चैप्टर पे। तो हमें बताया गया है सबसे पहले कि जो चार्ज होता है हम उसे कैसे लिख सकते हैं। हम उसे लिख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हम चार्ज को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी लिख सकते हैं। अब आप कहोगे कि हम क्यों लिखेंगे, तो आगे जाकर काफ़ी सारे आपको न्यूमेरिकल्स मिलेगी जहाँ पर आपको चार्ज नहीं दिया रहेगा, आपको दिया रहेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और आपको फॉर्मूला में बैठाना होगा। सो आप चार्ज की जगह चार्ज तो दिए नहीं, फिर आप चार्ज निकालोगे कैसे? चार्ज के लिए और निकालने के लिए कोई और चीज़ दिया नहीं है। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट दे देगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि चार्ज के बराबर होते हैं, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में भी हो सकता है। आता है एक नोट को आप पढ़ लेना। बढ़ते अपने अगले पेज। तो अगले पेज पे सबसे पहला टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ करंट, जो करंट का डेफिनेशन जो आपको याद होगा, क्लास 6-7 से आप पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है करंट का फॉर्मूला, जो कि है चार्ज अपॉन टाइम, ये वाला फॉर्मूला। तो अगर मान लो चार्ज की जगह पर एन ई दे देता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो आप बोलते हैं यहाँ चार्ज तो दिया ही नहीं, तो करंट निकलेगा कैसे? सिर्फ टाइम दिया हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है, चार्ज तो दिया ही नहीं है। इसीलिए कहा गया कि चार्ज इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ तक आप सब कुछ समझ गए होंगे। हाँ, बाद बाकी जो भी यहाँ पर चीज़ दी है वही फॉर्मूला को डिराइव किया गया बस। तो डिराइवेशन तो कभी पूछता नहीं है एग्जाम में, वो सिर्फ आपको फार्मूला को याद करने में, मतलब बनाने में, अगर कोई बड़ा फार्मूला होता है तो उसे बनाने में आपको हेल्प मिलती है, अगर आपको डेरिवेशन समझ में आ जाता है तो। ठीक है, अब देखते हैं नोट में बताया गया कि किसी भी सर्किट का अगर हमें करंट मेजर करना है, जो कि हम एमीटर के द्वारा ही करते हैं, जाहिर सी बात है। ठीक है, किसी भी सर्किट का हमें जो करंट मेजर करना है एमीटर के द्वारा, तो हमें उसे सीरीज में कनेक्ट करना होगा। और साथ ही साथ ये देखना होगा, ध्यान में रखना होगा कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है एमीटर का, वो किसकी तरफ होना चाहिए? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सोर्स ऑफ करंट, जहाँ से सोर्स ऑफ करंट आ रहा है, जो वहाँ पर क्या बोलते हैं, एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल होना चाहिए उनकी पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। ठीक है, सो नोट में यही था। ऐसा यूनिट ऑफ करंट एम्पियर सभी को पता है। सो यूनिट ऑफ करंट बताया गया है। तो यूनिट ऑफ करंट यहाँ पर चार्ज इज कूलम। ठीक है, यूनिट ऑफ चार्ज। और जब ये चार्ज कूलम पर सेकेंड में आप मेजर करते हैं, तब इसे हम एम्पियर का नाम दे देते हैं। ठीक है, और ये नाम किसने दिया था? ये नाम दिया था एक फ्रेंच फिजिस्ट, जिसका नाम था एंड्रे एम्पियर। अपने नाम पर ही इसे रखा था। उससे थोड़ा नीचे आते हैं कि 1 एम्पियर कितना होता है। तो 1 एम्पियर होता है 1 कूलम बाई 1 सेकेंड, जो कि यहाँ पर डिफाइन कर दिया गया है कि वी डिफाइन 1 एम्पियर एज द करंट विच फ्लो इन अ कंडक्टर व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज पासेस इन 1 सेकेंड। मतलब 1 कूलम चार्ज अगर पास हो रही है हर सेकेंड, तो उससे हम 1 एम्पियर बोल सकते हैं। ठीक है, सो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम बाई 1 सेकेंड, विच इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। ठीक है, फॉर्मूला आप एकदम याद रखिएगा। फॉर्मूले से ही आगे जितने भी ये चैप्टर है, सारे न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है ये पूरे, अभी 8 आपके। हाँ, ये अभी से जितने भी चैप्टर आएंगे सारे न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है, तो आपको अच्छे से सबको पढ़ना होगा।
और मैं भी ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स पर ही फोकस करूँगा और थ्योरी पे थोड़ा कम, क्योंकि इन सारे चैप्टर से ज़्यादा चांसेस क्या है, मोस्ट प्रोबेबली आपके न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाएंगे, क्योंकि काफ़ी अच्छे न्यूमेरिकल्स और मतलब काफ़ी ट्रिकी न्यूमेरिकल्स है। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो अगला टॉपिक है फ्लो ऑफ करंट। ये दो चीज़ें आप इसे मार्क कर लेना, कुछ ज़्यादा चीज़ें उसी के बारे में बताएगी, उसकी मिली उसकी जो लोअर कैटेगरी है उसी को डिफाइन किया गया है, ठीक है। फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट में बताया है कि while in electrolytes and ionized gases both are positively charged ions, ठीक है, एंड द नेगेटिवली चार्ज आयंस जिसे हम एनायन कहते हैं आर मूविंग थ्रू चार्ज विद कॉन्स्टिट्यूएंट करंट, ठीक है। फ्लो ऑफ करंट मतलब होता है कि जो पॉजिटिव चार्ज आयंस होते हैं और नेगेटिव चार्ज आयंस होता है अपने बॉडी में जब मूव करते हैं लगातार, तो उससे ही हम फ्लो ऑफ करंट कहते हैं। यहाँ तक आप सब कुछ समझ गए होंगे। देख लीजिए यहाँ पर और एक चीज़ दिया गया है कि चार्ज इज इक्वल टू, अगर हमें डायरेक्ट सिर्फ चार्ज निकालना होगा तो हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही लिख देंगे तो वही हमारा चार्ज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है करंट, आपको पता ही होगा, मैंने पहले ही बता रखा है कि यहाँ से फॉर्मूला में क्यू के जगह बस एन ही डाल देना है तो करंट निकल जाएगा। सिंस कुछ बेसिक चीज़ें दी हुई है। उसके बाद एक अच्छा टॉपिक है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, क्योंकि 10 नंबर के एमसीक्यू भी आपके टॉपिक में मतलब पेपर पैटर्न में ऐड किया गया है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर पूछा जाएगा कि जो करंट है वो क्या है, स्केलर है, वेक्टर है या फिर क्या है। तो यहाँ पर करंट स्केलर क्वांटिटी है, मार्क किया हुआ है और नोट में कुछ खास नहीं। तो इस अगला टॉपिक है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ से भी आप इसके पार्ट पढ़ लीजिएगा और यहाँ से आपको मार्क कर लेना है इसका डेफिनेशन, ठीक है। जो भी हाईलाइटेड पॉइंट है आप उसे मार्क कर लो और जो ऊपरी चीज़ होगी मैं आपको बताता जा रहा हूँ चैप्टर में, जैसे नोट है उसे मार्क कर लेना है। चैप्टर के कोई भी नोट्स आप स्किप मत करिएगा। हाँ भाई, यहाँ पर एक नोट स्किप कर सकते हो, नंबर 2, क्योंकि इतने ये फिर आपका एक एडवांस लेवल हो जाता है क्वेश्चन का, तो ये नहीं पूछा जाएगा, वो आपको हायर स्टैंडर्ड में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूले दिए हुए हैं, जैसे कि V इज इक्वल टू W/Q, ठीक है। V यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और W यहाँ पर वर्क डन है, Q यहाँ पर चार्ज है जो बेसिकली है, सबको पता ही है, ठीक है। हम इसे इस तरह के भी लिख सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अब यहाँ पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, यूनिट ऑफ वर्क बाय यूनिट ऑफ चार्ज, जो यहाँ पर फॉर्मूला में दिया हुआ है। आप उसे इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर 3 तरीके का बना, क्या क्या बना, एक बना V इज इक्वल टू W/Q, एक बना W इज इक्वल टू Q/V, सबको दिख नहीं रहा होगा ना, सॉरी, ठीक है। और एक बना आपका V इज इक्वल टू W/Q। अच्छा, ये तो पहले दिया था ना। अब यहाँ पर बना कि 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल बाई 1 कॉलम इज इक्वल टू 1 जूल कॉलम पर सेकेंड, सॉरी 1 जूल पर कॉलम, सॉरी, ठीक है। यहाँ पर जो भी हाईलाइटेड पॉइंट है इसको एक बार पढ़ लेना। इसमें बस यही कहा गया है कि जो पोटेंशियल एट 1 पॉइंट होता है is said to be 1 volt when 1 joule of work done in bringing 1 column of charge from infinite to that point, ठीक है। किसी भी 1 कूलम ऑफ चार्ज को किसी भी इनफाइनाइट पॉइंट से एक पॉइंट पे लाने के हम कह सकते हैं 1 जूल पर कॉलम। फिर आता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस में आपको सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन। तो पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन बॉक्स में काफ़ी अच्छे तरीके से दिया हुआ है, जो कि आपको डायरेक्टली है कि 3 नंबर का तो पूछेगा ही पूछेगा। तो आपको सिर्फ इसके डेफिनेशन लिखने से नहीं चलेगा, साथ ही साथ इसको 1-2 एग्जाम्पल भी देना पड़ जाएगा। तो आप एग्जाम्पल भी आगे सब कुछ मेंशन किया हुआ है बुक में, एक बार बुक को रीड कर लेना, आधी चीज़ तो वहीं ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और बेसिकली इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, सो थ्योरी पे अगर आप ध्यान ज़्यादा नहीं भी दोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। पर पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन एकदम याद होना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में जितने भी देख लो 5 या 10 साल, ये क्वेश्चन तो कॉमन ही निकलता है। काफ़ी सारे क्वेश्चन कॉमन निकलते हैं चैप्टर से, पर ये जो क्वेश्चन है कॉमन निकलता है मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। और क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, स्केलर क्वांटिटी का होता है। यहाँ तक सब कुछ मार्क कर लिया होगा, समझ में आ गया होगा। फिर आता है नोट, ठीक है। नोट को भी अच्छे से पढ़ लेना, मार्क कर लेना। उसके बाद आता है यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट होता है, सभी को पता है। 1 वोल्ट क्या होता है, 1 जूल बाई 1 कॉलम, जिसे हम 1 जूल कॉलम पर सेकेंड कह सकते हैं। सॉरी, फिर से गलती हो गया, 1 जूल पर कॉलम, ठीक है। अब आता है कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस किसे कहते हैं, रेसिस्टेंस का डेफिनेशन यहाँ दिया हुआ है कि किसी भी फ्लो ऑफ करंट, मतलब करंट जो फ्लो कर रहा है उसके बीच में कोई भी
कंडक्टर या फिर वायर ऑब्स्ट्रक्शन लाता है, करंट को फ्लो करने से रोकता है, ठीक है, रोकने की या कोशिश करता है, उसे हम रेसिस्टेंस कहते हैं। काफ़ी आसान भाषा मैंने समझा दिया होगा, आपको भी समझ में आ गया होगा। कॉजेज फॉर रेसिस्टेंस में देखिए, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कौन से इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है भाई? द पॉजिटिव आयंस डू नॉट मूव वाइल इलेक्ट्रॉन्स मूव ऑलमोस्ट फ्रीली इनसाइड द मेटल, ठीक है। जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो मूव नहीं करते हैं, देखिए स्टिक्ड है अपनी जगह पे, पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्रीली मूव करता है। और जब वो फ्रीली मूव करके कोलाइड करते हैं तब उसे क्या होता है, सॉरी हाँ, जब वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, और जब वो फ्लो करती है, फ्रीली फ्लो करती है, जिससे क्या होता है, वो टकराती है पॉजिटिव आयन से, और पॉजिटिव आयन से टकराने के बाद जो कोलाइजन होता है उससे क्या होता है, रेसिस्टेंस क्रिएट होता है, और किसी भी फ्लो ऑफ करंट में वो ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर सकता है। ये यहाँ पर बताया है। इस वाले पेज से 2 हाईलाइटेड पॉइंट है, सो इन दोनों को आप मार्क कर लेना, कोई खास चीज़ नहीं दी हुई है, ठीक है। सो आज की वीडियो पर इतना ही रहने देते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी ओम्स लॉ के बाद से, जितने भी टॉपिक है इसके मैं उसको मार्क कर दूंगा कि क्या क्या आपसे एग्ज़ाम में चांसेस है पूछने के, और साथ ही साथ जो भी इम्पोर्टेंट रहेगा इसमें से मैं आपको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी ऊपर से कर दूंगा। और उसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें आएगी इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल्स है, मतलब कि ट्रिकी न्यूमेरिकल्स या फिर टफ न्यूमेरिकल्स, मैं आपको न्यूमेरिकल समझाने की अच्छे से कोशिश करूँगा, और फिर हम पार्ट बी में बढ़ जाएंगे, ठीक है, जो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया सो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके बता देना कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसे लगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे।